जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे साउंड में। ये साउंड का दूसरा भाग है और पिछले भाग में हम लोग देखे थे ध्वनि आवृत्ति के बारे में और ध्वनि के चाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम लोग जाने थे। और चलिए आज हम लोग जानेंगे कि ध्वनि के चाल पर अन्य माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ध्वनि के बारे में। तो पिछले कक्षा में हम लोग देखे थे, पिछले वीडियो में ध्वनि जो है अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। तो सबसे अधिक जो चाल होती है वो ठोस माध्यम में होता है और द्रव में उससे कम, और गैस में ठोस और द्रव की तुलना में गैस में उसकी चाल कम होती है। लेकिन निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होता है। निर्वात में क्या होता है? ध्वनि की चाल शून्य होता है। निर्वात में ध्वनि के वेव जो होते हैं वो नहीं चल सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है माध्यम का। ध्वनि के चाल पर माध्यम का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में हम लोग किस किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के चाल पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है इलास्टिसिटी का पड़ता है। इलास्टिसिटी जिसको हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं, और इसका सीधा रिलेशन होता है ध्वनि के चाल से। सीधा रिलेशन होता है और तब कठिन हो जाता है जब सीधा माध्यम अगर पूछा जाए, अगर ठोस है, द्रव है या गैस है, तो उसमें आप आसानी से क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं कि किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होगी और किस में कम। लेकिन अगर एक ही माध्यम हो, जैसे ठोस में ही हो, ठोस दो प्रकार, ठोस भी अलग अलग तरह के होते हैं, और एक ही समान ठोस हो, थोड़ा सा अलग हो, तो अगर उसमें तुलनात्मक दृष्टिकोण से पूछा जाता है, जैसे लोहा और स्टील। लोहा और स्टील में क्या होगा कि किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी, तो वहाँ क्या होगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है, क्योंकि लोहा भी ठोस है और क्या होता है, स्टील भी ठोस है। लेकिन किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी? तो ध्वनि के चाल पर जो प्रभाव डालता है क्या इलास्टिसिटी, यह इसी के कारण से क्या होते हैं, यह ध्वनि की चाल भी प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलास्टिसिटी किस में है। अगर इलास्टिसिटी जिसमें ज़्यादा होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगी। जैसे अब यहाँ हमको तुलना करना है कि लोहा और स्टील में किस में अधिक चाल होगा ध्वनि का, तो हम लोग स्टील में इसका मैक्सिमम चाल होगा और लोहा में कम होगा, क्योंकि स्टील जो होते हैं उसमें प्रत्यास्थता के गुण अधिक पाए जाते हैं। इसी कारण से ध्वनि का चाल क्या होगा, स्टील में अधिक होगा और लोहे में कम होगा। निर्वात की प्रत्यास्थता जो होती है वह क्या होती है, शून्य होती है, उसमें कोई इलास्टिसिटी नहीं होता है। इस कारण से वहाँ क्या होती हैं, ध्वनि की तरंगें नहीं चल सकती है। वहाँ निर्वात में ध्वनि तरंगें गमन नहीं कर सकती है। अब हम लोग आगे कुछ देखते हैं कि ध्वनि के चाल पर एक तो पहला इलास्टिसिटी का प्रभाव पड़ा, दूसरा जो है प्रभाव जो मेजर पड़ता है वो ह्यूमिडिटी का पड़ता है। ह्यूमिडिटी का अर्थात नमी या आर्द्रता, उसको हम लोग कहते हैं, नमी या आर्द्रता, इसका भी प्रभाव पड़ता है ध्वनि के चाल पर। तो ध्वनि के चाल पर जैसे मान लीजिए कि ध्वनि तो ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में चलते हैं आसानी से। लेकिन अगर माध्यम कुछ इस प्रकार के हों कि कोई पूछे कि ध्वनि की चाल हवा में अधिक होगा या पानी में अधिक होगा, तो वहाँ ये निश्चित रूप से क्लियरिफिकेशन करना थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि हम देखे हैं कि द्रव में चाल अधिक होते हैं, द्रव में चाल, क्योंकि निश्चित रूप से द्रव में चाल अधिक होंगे, इसलिए कि ध्वनि की जो गति है वह द्रव में अधिक होता है। लेकिन क्या होते हैं कि जब
गैस में कुछ नमी आ जाती है, हवा में क्या होगा, कुछ नमी अगर आ जाएगा तो वहाँ नमी जैसे ही या आर्द्रता आ जाएगा तो वह हवा जो होगा द्रव के रूप में आ जाते हैं। इस कारण से क्या होते हैं कि वहाँ ध्वनि के चाल प्रभावित हो जाते हैं और ध्वनि की चाल उसमें अधिक हो जाती है। आर्द्रता के कारण आर्द्रता का भी और नमी का भी प्रभाव पड़ता है ध्वनि के चाल में। तो ये ध्यान रखेंगे, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। शुष्क अगर हवा है, शुष्क हवा है यानी कि सूखा हुआ हवा है, एकदम गर्मी का मई जून का हवा है, एकदम जो पछिया हवा है उसमें शुष्क हवा है, तो निश्चित रूप से उसमें साउंड का गति जो होगा वह क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर हवा में नमी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो उसमें गति, उसकी ध्वनि का चाल जो होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए अब यहाँ क्या होता है कि इलास्टिसिटी का ध्वनि से क्या है, डायरेक्टली रिलेशन है। उसी तरह से ह्यूमिडिटी का भी यहाँ क्या है, डायरेक्टली ध्वनि के चाल से रिलेशन है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के चाल पर और किस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, तो दाब का। अब दाब का देख लेते हैं, तो जिसको हम लोग प्रेशर कहते हैं, तो प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के चाल पर, ध्वनि के वेव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का, प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नो इफेक्ट। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है ध्वनि के चाल पर, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ताप का प्रभाव जो है ध्वनि के चाल पर क्या होता है। अगर ताप हम बढ़ाते हैं, ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है, ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। अगर हम किसी माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो वहाँ क्या होंगे, ध्वनि का चाल भी बढ़ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि जिस माध्यम से हम लोग ध्वनि को गुजार रहे हैं और उसके अगर ताप भी हम बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ क्या होते हैं, जैसे ही ताप बढ़ेगा तो किसी चीज़ के अणु का जो गति होगा, मूवमेंट होगा, वह बढ़ जाएगा। और बढ़ने के कारण से क्या होते हैं कि वहाँ जो होते हैं ध्वनि के तरंगे, वेव जो होते हैं, वह ज़्यादा अधिक तेजी गति से गति करने लगते हैं। इसी कारण से माध्यम के ताप बढ़ाने से ध्वनि का चाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन रुका हुआ है और ट्रेन पर आप चल रहे हैं, ऊपर उसके छत पे चल रहे हैं और ट्रेन भी चलने लगे, तो दोनों गति करने लगते हैं और दोनों जब गति करने लगेंगे तो निश्चित रूप से चाल बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा कि उसी तरह से क्या होते हैं कि इसके में ताप बढ़ने के कारण जो माध्यम होते हैं उसके अणु जो क्या करते हैं, उसमें गति होने लगता है। ताप बढ़ने पर उसके अणु मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें क्या आती है, मूवमेंट आ जाती है, गति आ जाता है। और इसके साथ साथ ध्वनि भी तो एक तरंग है, वो भी गति करके बढ़ रहा है आगे, उसको भी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो दोनों तरह से गति उसको मिलने लगता है, इसीलिए ताप बढ़ने पर क्या हो रहा है, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ और भी तथ्य हैं जिससे से ध्वनि के चाल को प्रभावित करते हैं। एक देखते हैं अनुभार। अनुभार जो होते हैं, जैसे बहुत सारे एटम हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, जो उसके कारण से क्या होते हैं, अनुभार के कारण से भी ध्वनि के चाल प्रभावित होते हैं। अब देखेंगे यहाँ कंसेप्ट के तौर पर कि जिस तत्व का अनुभार अधिक होगा, जिस तत्व का अनुभार अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अनुभार अधिक होने का मतलब है कि वह भारी हो गया, मोटा हो गया। अगर ज़्यादा घना है तो वहाँ से निकलना, ध्वनि की तरंगों को निकलने में क्या होती है, कठिनाई होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ झुंड है, भीड़ है और वहाँ से आपको निकालना पड़े तो क्या होगा, कठिनाई होगी।
और भीड़ अगर कम है तो आप आसानी से वहाँ से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होता है, यहाँ होता है कि अनुभार अगर किसी तत्व का अधिक है या माध्यम का जो अणु है उसके अनुभार अधिक हैं तो वहाँ से ध्वनि की तरंगे जो होते हैं वो क्या होते हैं, उसकी गति कम हो जाती है। ध्वनि की तरंगों की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ध्वनि की चाल कम हो जाती है। अब इसी से जुड़े हुए एक और चीज़ देख लेंगे, जिस भी गैस का, जिस भी माध्यम का क्या हो, अनुभार अगर कम है तो वहाँ ध्वनि की चाल अधिक हो जाएगी, क्योंकि उसको आसानी से वहाँ से वो गमन कर सकते हैं। तो ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर सघन माध्यम हो गया तो वहाँ भी थोड़ा सा चलना उसको कठिन होता है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि मोटा मोटी यह कंसेप्ट रखना है, जो गैस हल्का है, जो गैस हल्का है, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन, हीलियम या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये इसमें देखेंगे कि जो गैस अधिक हल्का है, जो हल्के गैस हैं, उसमें ध्वनि की चाल क्या होगी, अधिक होगा। ध्वनि का चाल क्या होगा, अधिक होगा। अगर गैस भारी है, अगर कोई भी गैस भारी है तो क्या होगा, वहाँ पे ध्वनि की चाल कम हो जाएगी, ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। तो आई होप आप लोग ये जो ध्वनि के चाल पर जो प्रभाव पड़ता है उसको आप लोग समझे होंगे। एक दो बार इसको अच्छा से रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछे जाते हैं तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ ध्वनि के गुण, ध्वनि के क्या है गुण के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। ध्वनि ऐसे बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें अलग अलग टॉपिक है। जैसे मान लीजिए कि ध्वनि के गुण हैं, तो गुण में क्या है, तीव्रता है, तीक्ष्णता है, 3-4 पॉइंट है। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज डील करेंगे, जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ध्वनि के गुण में तीव्रता के बारे में, इंटेंसिटी के बारे में, ध्वनि की इंटेंसिटी के बारे में जानेंगे कि ध्वनि की तीव्रता क्या है। तीव्रता तो हम लोग समझ लेते हैं कि तीव्रता किसको कहते हैं, तो आयाम को कहते हैं। तीव्रता किसको कहते हैं, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो आयाम पर निर्भर करती है। तो हम लोग पिछले ही कक्षा में देखे हैं कि ध्वनि एक तरंग के रूप में चलती है, वेव के रूप में चलती है। तो ये ध्वनि किस तरह से चलती है, इस तरह से चलती है, आप फिगर में देख रहे हैं। और ये जो उसका यहाँ से और यहाँ तक की दूरी जो है वह एक आयाम है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। तो देखिए ये आयाम है ध्वनि का। तो जिस मुख्य रूप से ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं कि ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ पर निर्भर करती है, तो ध्वनि के आयाम पर निर्भर करते हैं। अगर आयाम छोटा है तो ध्वनि की तीव्रता भी कम होगी, आयाम अगर बड़ा है तो ध्वनि की तीव्रता भी क्या होगा, अधिक होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ध्वनि के आयाम को, इसके आयाम को हम लोग ध्वनि की तीव्रता को किस चीज़ में, उसका क्या मात्रक है, कैसे मापते हैं, तो माइक्रोवाट में उसको हम लोग मापते हैं। ध्वनि की तीक्ष्णता को, तीव्रता को किस चीज़ में नापते हैं, तो माइक्रोवाट में नापते हैं। माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इसी को हम लोग कहते हैं कि डेसिबल। डेसिबल मतलब है ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो उसको हम लोग डेसिबल कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। तो हम लोग सामान्य रूप में जो बातचीत करते हैं, जैसे कक्षा में ही पढ़ रहे हैं या किसी अन्य जगहों पर बातचीत कर रहे हैं, तो उस ध्वनि का जो साउंड का जो होता है माप, वो 30 से 40 डेसिबल का ध्वनि होता है। 30 से
40 डेसिबल का ध्वनि होता है। इस पर सामान्य आवाज़ में हम लोग बात करते हैं। अगर इसे कम करेंगे तो फिर भी संप्रेषण जो होगा वह कम हो जाएगा, या तो किसी को सुनाई नहीं देगा फिर, या आप नहीं सुन पाइएगा। तो ये एक सामान्य जो है इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सामान्य बातचीत करने के दौरान कितने डेसिबल के आसपास ध्वनि की गति होती है। तो उसका जो होता है 30 से 40 होता है। अब अगर 90 डेसिबल से अधिक किसी ध्वनि की आयाम है, 90 डिग्री से अधिक आयाम है, वह तीक्ष्णता उसमें 90 डिग्री से अधिक है, तो 90 डेसिबल से अधिक है तो क्या होता है कि इसको हम लोग शोर कहते हैं, हल्ला कहते हैं। काफ़ी इतना ज़्यादा हल्ला होगा कि आपको वह आवाज़ को क्लियरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ सुन ही नहीं पाएंगे। इसी को हम लोग शोर कहते हैं, शोरगुल कहते हैं। अब कुछ ध्वनि से ही जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं कि ध्वनि जो है, साउंड जो है वह क्या है, इसकी तीव्रता, साउंड की तीव्रता जो है वह किस चीज़ पर निर्भर करती है, आयाम पर निर्भर करती है। अगर आयाम अधिक होगा, आयाम अधिक होंगे, आयाम बड़े होंगे तो क्या होगा कि ध्वनि का आवाज़ जो गति है वह तेज होगा, आवाज़ क्या होगा, उच्च होगा। और अगर आयाम कम है तो उसका कम होगा। तो यहाँ देखिए ध्वनि का जो आयाम है वो बड़ा आयाम है, इस कारण से क्या है कि ध्वनि की तीव्रता अधिक है। अब ऐसे कुछ उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं यहाँ, क्योंकि कभी कभी तुलना करने के लिए दे देता है, कुछ पशु पक्षी के आवाज़ को या महिलाओं की आवाज़ को पुरुष की आवाज़ की तुलना में ये करने के लिए दे देता है प्रश्न। तो वहाँ आप देखेंगे कि जो लड़के होते हैं उनके आवाज़ का जो आयाम होता है लड़की की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए वो काफ़ी तेज से बोल सकते हैं। अब जैसे कुछ जानवर हैं, जैसे गदहा है या शेर है या डीजे बजता है, तो उसका आयाम बहुत ज़्यादा होता है, तीव्रता आवाज़ में बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण से वह ध्वनि जो है दूर तक सुनाई देता है और काफ़ी ज़ोर से सुनाई देता है। तो ये ध्वनि की तीव्रता किस चीज़ पर निर्भर करते हैं, ध्वनि के आयाम पर निर्भर करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि जिस ध्वनि का आयाम कम होगा, आयाम छोटा होगा, आयाम छोटा अर्थात ये देख रहे हैं इसके तुलना में यहाँ आयाम छोटा दिखाया गया है। तो आयाम अगर छोटा होगा तो क्या होगा कि ध्वनि की तीव्रता भी कम होगी। ध्वनि की तीव्रता कम होगी, जैसे हम लोग देखते हैं कि लड़के के आवाज़ की तुलना में लड़की का आवाज़ जो होता है उसका आयाम कुछ कम होता है। इसी कारण से महिलाएं जो है धीरे धीरे बोलती है। तो बहुत अगर आयाम हम कम कर देंगे तो बहुत में क्या होगा, आवाज़ सुनाई ही नहीं देता है, और आयाम अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ जाएगा। तो ध्वनि की तीव्रता को हम लोग किस चीज़ में नापते हैं, डेसिबल में नापते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग माइक्रोवाट मीटर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं। और ध्वनि की तीव्रता मुख्य रूप से आयाम पर निर्भर करती है, और आयाम को अगर हम बढ़ाते हैं तो ध्वनि की तीव्रता भी बढ़ जाती है। आयाम को अगर हम कम करते हैं, छोटा करते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता भी क्या हो जाती है, घट जाती है। और इधर हम लोगों ने देखा कि ध्वनि किस किस माध्यम में चल सकती है, जबकि ठोस में सबसे ज़्यादा और निर्वात में ध्वनि गति नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ध्वनि पर कौन कौन से चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, ध्वनि के चाल पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इलास्टिसिटी का, और दूसरा पड़ता है ह्यूमिडिटी का, नमी और आर्द्रता का, तीसरा दाब का। कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है ध्वनि के चाल पर। और चौथा हम लोगों ने देखा कि ताप का प्रभाव जो है ध्वनि के चाल पर, अगर ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि का चाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। और उसके बाद देखें अनुभार का, तो अनुभार में क्या होता है, जिस इतना ही मोटा मोटी कंसेप्ट रखना है, जो भी गैस हल्का है उसमें ध्वनि की चाल अधिक होगा।
तो आई होप मेरे द्वारा बताए गए आप लोग समझ में आया होगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।